नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। 5-6 दिन का वीडियो हो चुका है और मुझे खूब भरोसा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एक सीक्वेंस से देख भी रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में भूल जाएंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? तत्काल में याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे और आप देखिएगा कि जब पूरा कंप्लीट होगा तो आपकी एक ज़बरदस्त नोट तैयार होगी जो किसी भी किताब से बहुत अच्छी होगी। आज हम शुरू पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में, जिसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1527 ईस्वी में। इसके पहले हम 3 दार्शनिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन तीनों लोगों को हम पढ़ चुके हैं और ये तीनों लोग ईसा पूर्व में थे, यानी 2000 साल के भी पहले, यानी ईस्वी के भी पहले थे। अगर हम अरस्तु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 322 BC में और मैकियावेली का जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में AD में, यानी कितने साल के बाद? तो 9 2 11, 6 2 8 1 9, 4 3 7 1, 1791 साल, यानी लगभग 1800 साल के बाद मैकियावेली का जन्म हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके बाद डायरेक्ट मैकियावेली को पढ़ा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ये होंगे और इतना समय भी बीत चुका है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और इतना समय भी बीत चुका है, इसलिए इसका मतलब मैकियावेली के विचारों में और इन लोगों के विचारों में बहुत अंतर होगा। तो जी बिल्कुल अंतर है। जो मैकियावेली हैं उन्हें हम आधुनिक काल का दार्शनिक कह सकते हैं, यानी यहीं से शुरुआत होती है राजनीति विज्ञान की। इन्होंने जो राजनीति विज्ञान में टर्म यूज किए, यानी कि जो विचार दिए, जैसे कि संप्रभुता का, धर्मनिरपेक्षता का, गणराज्य का, वो आज भी मान्य है और उसी को आधार बना करके संविधान बनाया जाता है और फिर कानून व्यवस्था बनाई जाती है। जो यहाँ के तीनों दार्शनिक थे, दरअसल इनको आदर्शवादी कहा जाता है। आदर्शवादी या नैतिकवादी जो बहुत ही कल्पना भरी दुनिया में रहते हैं, बहुत उच्च बात करते हैं आदर्श की, नैतिकता की। व्यवहारिक दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। व्यवहार में क्या हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान रहता है कि क्या होना चाहिए। आदर्श स्थिति, नैतिक मतलब कि एक डिवाइन विचार होता है जो ईश्वर की ओर से आता है और एक कल्पना की जाती है कि ईश्वर के राज्य में ऐसा ही होगा। वही कल्पना धरती पर ये लोग करते हैं, जो कि वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो पहला विचार हुआ मैकियावेली, जो एकदम व्यवहार पर काम कर रहा है। वास्तव में इस समय क्या है और इस समय क्या करना चाहिए, इस पर वो ध्यान फोकस करता है मैकियावेली। तो जब मैकियावेली का जन्म होता है तो उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, है ना। पुनर्जागरण हो रहा था, धर्म सुधार हो रहा था। तो मतलब मध्यकाल से, यानी अंधकार के युग से नए युग में आ रहा था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था मैकियावेली का? इटली में उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो रही थी। निरंकुश राजतंत्र। तो मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की थी। हम आपको पढ़ा चुके हैं सामंतवादी व्यवस्था क्या थी। सामंतवादी व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें धर्म का बड़ा बोलबाला था, दास प्रथा थी, जमींदारी थी, है ना। मजदूर बन करके, दास बन करके इनके यहाँ रहते थे। कोई भी स्वतंत्रता, समानता, कुछ भी ऐसी यहाँ कल्पना सिद्धांत नहीं था। तो यहाँ से निरंकुश राजतंत्र का मतलब अब एक राजा होगा और वो निरंकुश होगा और वो पूरे देश पर शासन करेगा और देश शक्तिशाली बनेगा। तो ऐसे समय में मैकियावेली का जन्म हुआ था। इसीलिए एक विद्वान हुआ है डनिंग, ये कहता है कि मैकियावेली का जन्म अगर बाद में हुआ होता तो जो मैकियावेली ने विचार दिया है वो विचार वैसा नहीं होता, दूसरे तरह का होता, है ना। और एक दार्शनिक हुए हैं सेबाइन। बाद में सेबाइन कहते हैं कि मैकियावेली उस युग का शिशु है, ऐसा। तो मैकियावेली के बारे में और संक्षिप्त में आपको बता दें, फिर बात करते हैं इनकी शिक्षाओं की। इन्होंने
एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी डिस्कोर्सेस, एक पुस्तक लिखी इन्होंने द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार, और एक पुस्तक इन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर था जहाँ मैकियावेली का जन्म हुआ था, पुनर्जागरण का ये केंद्र था इटली में। ये मुख्य रूप से इन्होंने 4 किताबें लिखी, किताबें और लिखी थी, लेकिन ये 4 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। द प्रिंस में इन्होंने शासन कला का वर्णन किया, यानी निरंकुश राजा का वर्णन किया। निरंकुश राजा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, निरंकुश राजा का वर्णन किया। डिस्कोर्सेस में इन्होंने गणराज्य का वर्णन किया, गणराज्य यानी कि लोकतंत्र को भी इन्होंने सपोर्ट किया। द आर्ट ऑफ वार में बताते हैं कि एक राजा को शक्तिशाली बनने के लिए किस तरह से युद्ध करने चाहिए, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मतलब फ्लोरेंस का जो नगर था उस समय का, उसका इन्होंने इतिहास लिखा। खैर, एक चीज़ और बता दूं, हमारे यहाँ जब कौटिल्य होते हैं, कौटिल्य तो बहुत पहले थे, मैकियावेली के बहुत पहले कौटिल्य थे, लेकिन कौटिल्य के लिए कहा जाता है कि ये भारत के मैकियावेली हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए, मैकियावेली के लिए कहना चाहिए कि मैकियावेली यूरोप के कौटिल्य हैं, क्योंकि कौटिल्य तो मैकियावेली के बहुत पहले हो गए थे, है ना। जब यहाँ मौर्य वंश था, यानी कि अरस्तु की जब मृत्यु होती है, मौर्य वंश की शुरुआत होती है, उस समय कौटिल्य था, यानी 1800 साल के पहले था कौटिल्य। तो कौटिल्य पहले हुए हैं, मैकियावेली बहुत बाद में हुए हैं। तो मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि हमने बात किया ही कि उस समय सामंतवाद से राजतंत्र की ओर ये बढ़ रहा था। तो जो मैकियावेली हैं, इन्होंने जैसे कि संविधान आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान, तो संविधान में मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, जिसका नाम है संप्रभुता, है ना। संप्रभु होगा अपना देश, और क्या है, लोकतांत्रिक होगा, है ना, लोकतांत्रिक शासन होगा, लोकतांत्रिक शासन, विधि का शासन, विधि का शासन मतलब किसी राजा का शासन नहीं होगा, और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इन्होंने ईजाद किए और उसको हम लोग आज उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानव स्वभाव। मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है, तो मैकियावेली बताते हैं कि मानव का स्वभाव 3 तरह का है। मानव स्वार्थी है, मानव लालची है, और मानव डरपोक है। डरपोक, मनुष्य के अंदर ये 3 गुण, स्वार्थी, लालची और डरपोक, इसको ये सर्वव्यापी बोलते हैं, यानी हर जगह के जो मनुष्य हैं उनमें ये 3 समस्याएं हैं, स्वार्थी, लालची और डरपोक। तो मनुष्य के ये जो 3 मतलब स्वभाव हैं, इसी के आधार पे मनुष्य क्या करता है, शक्ति अर्जित करता है। शक्ति क्यों अर्जित करता है, मनुष्य को चाहिए धन। क्या चाहिए मनुष्य को, धन, क्योंकि मनुष्य क्या है, लालची है, और ये धन उसके स्वार्थ के लिए है, और डरपोक है, भविष्य की चिंता भी है, इसलिए भी उसको धन है। तो धन का संबंध इन तीनों से है। अब जब मनुष्य को चाहिए धन किसी भी तरह से, तो धन की उसे चिंता होगी रक्षा करने की, यानी कैसे ये धन बचा रहे। तो इंसान इस धन की रक्षा करने के लिए शक्ति अर्जित करना चाहेगा कि हमारे पास शक्ति हो, ताकि ये धन कोई छीन न सके हमसे, हमेशा बना रहे। तो धन की लालसा में धन पैदा करता है, धन इकट्ठा करता है, और धन की रक्षा के लिए शक्ति बटोरता है। अब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के समाज में जहाँ सारे लोग स्वार्थी, लालची और डरपोक होंगे, वो समाज कैसा होगा। उस समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ रहेंगी ही। तो उस समाज को सही से चलाने के लिए एक राज्य होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, और ये राजा इन पर नियंत्रण रखे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लालची और डरपोक है, इसलिए इनको सुधारने के लिए ये बहुत डिस्टर्ब ना हो, बहुत स्वच्छंद ना हो, बहुत गलत काम न करें, डर रहे कानून का, इसलिए राजा को भी क्या चाहिए, शक्ति चाहिए।
यानी ताकतवर राजा होना चाहिए। उस समय जो इटली था वो बहुत कमज़ोर हो गया था, तो इटली को एक शक्तिशाली राजा चाहिए होता है जो राजा उस इटली को मजबूत बना सके, ताकतवर बना सके। इसीलिए मैकियावेली शक्तिशाली राजा की बात करते हैं। और ये जो राजा के गुण हैं इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ये शासन कला पर कहते हैं कि जो राजा है वो कैसा होना चाहिए, तो ये कहते हैं निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश राजा, जिस पर कोई अंकुश ना हो, और वो राजा बहुत शक्तिशाली हो, और इतना शक्तिशाली हो कि उसके आगे कोई भी न चले, ऐसा राजा होना चाहिए। और देश आगे बढ़े, राज्य मजबूत हो, इसके लिए राजा कुछ भी करने को तैयार है। देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राजा जो भी करेगा वो सब नैतिक माना जाएगा। माने राजा का कार्य नैतिक है, वो नैतिकता से परे है। नैतिकता की परिभाषा में राजा नहीं आता, आम लोग आते हैं। ये जो राज्य की कल्पना करते हैं मैकियावेली, ये दरअसल राज्य की कल्पना में शक्ति की कल्पना इनके है। हमने आपको बताया था ना कि राज्य का निर्माण जब होता है तो उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि शक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, मतलब शक्तिशाली ने गरीब पर आक्रमण किया, उसको जीता और उसको गुलाम बनाया और उस पर शासन किया। तो इस सिद्धांत को ये मानते हैं, शक्ति का सिद्धांत। कहते हैं राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। अब समझिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताना चाहता हूँ। राजनीति नैतिकता का संबंध थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ जो मेरा मुख्य फोकस है। ये कहते हैं कि जो नैतिकता है, नैतिकता का राजनीति से संबंध होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो ये नैतिकता है ये दरअसल राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ भी किया जाए वो सब नैतिकता में ही आता है। इसके पहले जो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो कह रहे थे नैतिक क्या होना चाहिए, वो ये नहीं मानते। ये एकदम व्यवहारिकता में जी रहे हैं। जैसे अगर हम उस ज़माने की बात करने लगेंगे तो आज का हमारा शासन नहीं चल पाएगा। तो ये आज की राजा की कल्पना करते हैं, राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं। तो राजनीति एवं नैतिकता का संबंध। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से कि जो राजा है इनका, जो राजा है, ये कहते हैं कि राजा को सिंह की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक। लोमड़ी की तरह चालाक, राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए। राजा को प्रजा को दिखाने के लिए ऐसा दिखना चाहिए कि वह बहुत धार्मिक है, बहुत नैतिक है, वह दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहता। यानी लोगों को दिखाने के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन दरअसल अंदर से वो ऐसा रहना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो अंदर से बहुत धार्मिक होगा, उदार होगा, नैतिक होगा, तो वो देश को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। देश को इकट्ठा करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, दंड देने के लिए ज़रूरी है कि वो हिंसा का भी साथ सहारा ले। हिंसा, बल का भी प्रयोग करे, वो हिंसा का सहारा ले, बल का भी प्रयोग करे और लोगों की स्वतंत्रता को भी वो सीमित करे, क्योंकि वो निरंकुश है। वो आज की तरह का राजा नहीं है जिस पर जनता का नियंत्रण होगा, जनता के प्रति जवाबदेही होगी, नहीं। चूँकि वो राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहा है, इसलिए वो चाहता है कि राजा निरंकुश हो। कहता है कि राजा को दिखाना चाहिए पब्लिक को कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन धार्मिक होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो धार्मिक हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो राजा नहीं बनेगा, मतलब राजा के लायक वो नहीं रहेगा, वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। ये व्यवहारिकता की बात है। वो दिखना चाहिए, भाषण में होना चाहिए, पूजा करते हुए पब्लिक को दिखाना चाहिए, लेकिन अंदर से वो गुण न रहे। अंदर से ज़रूरत पड़े तो हिंसा भी करें, इसके लिए बिल्कुल भी न सोचें। छल कपट धोखा जो बन पड़े वो करें, लेकिन सत्ता को बनाए रखें, शक्ति इकट्ठा करें, क्योंकि राष्ट्र को मजबूत करना है। ये कहते हैं मैकियावेली। मैकियावेली धर्म के विरोधी तो नहीं हैं, धर्म विरोधी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्च विरोधी थे। चर्च विरोधी, इनका ये मानना था कि जो चर्च सिस्टम है, चर्च का मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन थे, है ना, यहूदी, कैथोलिक, तो वो लोग चर्च में रहते थे। आप जानते हैं वेटिकन सिटी रोम में है,
पोप वहाँ का, पूरे दुनिया के जितने भी ईसाई हैं सबका वो धर्मगुरु माने जाते हैं। तो चर्च का बड़ा महत्व था। तो इनका ये मानना था कि जहाँ जहाँ चर्च का महत्व है वहाँ वहाँ ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। चर्च में जो पादरी हैं उनके पास अथाह पैसा है, बहुत ज़मीनें हैं, वो टैक्स फ्री हैं, जबकि आम इंसान के पास बहुत कम ज़मीनें हैं और जो हैं भी उसमें टैक्स देना पड़ता है। जो ये पादरी लोग हैं इन पर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत भ्रष्टाचार भी करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों का शोषण करते हैं, 10वां हिस्सा मांगते हैं और उसको अपने उपभोग में खर्चा करते हैं। तो इनको राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। तो वो चर्च का विरोधी था लेकिन धर्म का विरोधी नहीं था। लेकिन अब उसकी मजबूरी ये है कि शासन चलाना है तो राजा को असली बात वो बताएगा, इसलिए वो कहता है कि राजा को इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। पहली बार हुआ ऐसा कि धर्म को राजनीति से अलग किया गया। इसके पहले धर्म और राजनीति साथ साथ चलती थी। मैकियावेली ने कहा नहीं, धर्म अलग चीज़ है, यानी कि चर्च को अलग करिए, राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति को अलग करिए। हाँ, राजनीति का संबंध नैतिकता से इन्होंने लिया कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, संभव हो, कोशिश हो कि नैतिक जिम्मेदारी हो, अच्छा शासन प्रशासन हो, लेकिन फिर वही बात कि जब ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल भी उसको ध्यान न दें। हिंसा का, बल का, छल कपट का प्रयोग, स्वतंत्रता को दबाने का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये राजा के गुण बताते हैं कि राजा के पास ऐसी कला होनी चाहिए कि वो धर्म का ज़रूरत के हिसाब से राजनीति में इस्तेमाल कर सके। ये गुण होना चाहिए। राजनीति को धर्म से अलग करना है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता की भी बात करते हैं ये। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य जो हो वो पंथ निरपेक्ष हो, यानी राज्य का कोई भी पंथ ना हो, धर्म ना हो, वो बिल्कुल तटस्थ हो। इसीलिए तो अलग कर दिया धर्म को राजनीति से। लेकिन ये पंथ निरपेक्षता वहीं से है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। लेकिन राजा को ये आना चाहिए कि धर्म का राजनीति में प्रयोग कैसे होगा। अगर उसको शासन सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए धर्म की ज़रूरत है तो उसे धार्मिक बनना पड़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए। जिस धर्म को मान के प्रचार करके उसकी शासन सत्ता बरकरार रह सकती है, फिर उसको उस धर्म से मानने से चूक नहीं करना चाहिए। अगर उसकी जनता ये देखकर उसको प्रसन्न होती है कि वो हमारे धर्म के हैं, इसलिए उन्हें वो राजा के रूप में देखना चाहती है, तो उस राजा को अपने आप को उस धर्म के रूप में धार्मिक बनने के लिए आना चाहिए और ये दिखाना चाहिए, वो हो या ना हो। तो राजा जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा, मैकियावेली कहते हैं कि वही राज करेगा, वही शासन करेगा। बिल्कुल जो हम हैं वही दिखें, ये वाली बात जो आदर्शवादी लोग कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए। जैसे आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, खुद के बारे में भी और दूसरे के भी बारे में भी अच्छे से इमोशन को समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें, यही जिसके अंदर आ जाए वही सफल होता है, व्यापार में भी, राजनीति में भी। जहाँ भी जो भी शासक होगा, जिस जगह जाएगा वहाँ की भाषा बोलेगा, वहाँ की मतलब जो कल्चर है उस कल्चर में अपने आप को ढाल देगा, ताकि वहाँ के लोग ये समझें कि ये हमारे अपने हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। यही बात कहते हैं मैकियावेली कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। और शक्ति का सिद्धांत तो ये है ही, इनका ये कहना ही है कि भाई बिना शक्ति के कुछ होगा नहीं। तो शक्ति इसलिए हो ताकि सत्ता बनाए रखें, और सत्ता इसलिए हो ताकि राष्ट्र को बनाए रखें और राष्ट्र को मजबूत करें। तो इनकी पूरी नैतिकता, पूरी राजनीति, पूरा प्रशासन, पूरा दर्शन राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए इस पर टिका है। और इसके लिए राजा को चाहे जो कदम उठाना पड़े, छल का, कपट का, धोखा का, किसी को मारने का, हिंसा करने का, वो सब जायज़ है मैकियावेली के अनुसार। ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त में, हालांकि बहुत इनका दर्शन डिटेल में है। जो लोग तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी की या नेट जे रख के उनसे पूछिए, बहुत लंबा इनका दर्शन है। लेकिन मैं आपको केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जब भारत का संविधान पढ़ें तो आप समझ जाएं कि कुछ लोग थे जो किस तरह की बात करते थे और उनकी जो बातें हैं वो कितनी हमारे संविधान में इस समय ली गई हैं। जैसे हम प्लेटो, अरस्टो, सुकरात को पढ़े, मैकियावेली को पढ़े तो मोटा मोटा जान गए। अब ऐसे ही ये चारों तो विदेशी हैं, अब ऐसे ही अपने यहाँ मनु हैं, कौटिल्य हैं। तो मनु का तो खैर जो भी हो,
पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ लीजिएगा, लेकिन कौटिल्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौटिल्य को बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। तो मनु से रिलेट करते हुए, यानी मनु ने जो धर्म ग्रंथ धर्मसूत्र में बात कही लिखी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कही जा सकती, आज के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी भी चीज़ें रही। जैसे विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो आज हमारे गांव में है, ये वहीं से आया। वो इसको मानते थे गांव में भी शासन होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं और वहाँ से ली गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। तो हम बहुत बात वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कौटिल्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कौटिल्य हमारे यहाँ के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी, मौर्य साम्राज्य की, है ना। तो वहाँ से फिर न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, धर्म कंटक शोधक, है ना, धर्मस्थी, 2 तरह के न्यायालय थे, एक दीवानी और एक फौजदारी। वहाँ से ली गई हैं चीज़ें आज भी मानी जाती हैं, जैसे दाय भाग, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, जो संपत्ति का बंटवारा है, वो सब। इसलिए कौटिल्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौटिल्य को पढ़ के फिर हम डायरेक्ट भारत का संविधान शुरू करेंगे, यानी एक वीडियो में आपको और अभी झेलना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।